नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो चारों भौतिक प्रदेशों को एक साथ पूछे जा सकते हैं, चाहे वह भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति को लेके हैं, भौतिक प्रदेशों की विशेषताओं को लेके हैं, भौतिक प्रदेश की चट्टानों को लेके हैं, और साथ ही साथ कालक्रम और निर्माण की प्रक्रिया के आधार पे जो चारों भौतिक प्रदेश हमारे हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, इन चारों के समग्र रूप से एक साथ कैसे प्रश्न बनते हैं उन पर बात करते हैं। क्योंकि वर्तमान में चारों भौतिक प्रदेशों को लेकर एक साथ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन जो है विगत वर्षों के प्रश्नों की भी बात करेंगे जो अब हमारे लिए वीडियो मेंस एग्जाम के लिए, कंप्यूटर अनुदेशक, रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। और उससे पहले एक सूचना आप लोगों के लिए कि 12 जून 2022 यानी कि आने वाला जो है अगला संडे 12 जून 2022 को राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे यानी कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा की एक कंप्लीट जो है क्लास लेके आ रहा हूं, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो वीडियो मेंस में हो, रीट में हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम में राजस्थान इकोनॉमी का प्रश्न आएगा, उनसे संबंधित हम प्रश्नों की भी बात करेंगे। कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से डाटा आपको जो है याद करने हैं और कौन कौन से डाटा और योजनाओं को समझ के जाना है, उन सब पर हम बात करेंगे नेक्स्ट जब 12 जून 2022। तो याद रखना 12 जून 2022 इकोनॉमिक सर्वे की स्पेशल क्लास होने वाली है। और शुरुआत करते हैं आज के जो है प्रश्नों से, और आज के सभी प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड का भाग है? एक, अरावली पर्वतमाला, दूसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और चौथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसमें से सही उत्तर कौन सा है कि गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है? तो देखिए, इसको समझना कि गोंडवाना लैंड का कौन सा भाग है और कौन सा भाग नहीं है। तो हम पृथ्वी की उत्पत्ति से बात करेंगे। तो देखिए, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो उस समय पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी। यह थी पृथ्वी। और पृथ्वी या हम बात करते हैं सौर मंडल की। पृथ्वी या जो सौर मंडल है और जिसका सदस्य हमारी पृथ्वी है, इस सौर मंडल की उत्पत्ति किससे हुई थी? नीहारिका से। नीहारिका या नेबुला। इसलिए आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, विशेष रूप से जहां पर सौर मंडल है वहां पे प्रश्न बनता है कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जनक नीहारिका नेबुला को कहा जाता है। और इसी नीहारिका से हमारे सौर मंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी, और धीरे धीरे जब यह ठंडी हुई तो इसका जो है स्थल भाग, जो आग का गर्म गोला था, धीरे धीरे क्या होने लगा? सिकुड़ने लगा। और पृथ्वी की जो है आकृति इस तरह से हुई कि पूरी पृथ्वी पर दो भाग जो का निर्माण हुआ। दो भाग कौन कौन से थे? एक भाग जिसे स्थल मंडल कहा गया, एक भाग क्या बना? स्थल मंडल या पेंजिया। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी के स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या संज्ञा दी गई थी? तो संयुक्त रूप से पेंजिया संज्ञा दी गई थी। और दूसरा जो है वह मंडल कहलाया जल मंडल। जिसे कहा गया था पैथालासा। और यह जो घटना थी, यानी कि पृथ्वी जो है पेंजिया और पैथालासा तक कब रही थी? पर्मियन कालखंड तक। पुराजीवी
महाकल्प के प्राथमिक युग के पर्मियन काल तक जो है पृथ्वी दो भागों में बटी हुई थी। एक स्थल मंडल जिसे हम पेंजिया कहा गया, दूसरा जल मंडल जिसे संयुक्त रूप से पैथालासा की संज्ञा दी गई। और यह प्रश्न कई बार जो है सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं कि स्थल मंडल को संयुक्त रूप से क्या कहा गया है और जल मंडल को संयुक्त रूप से क्या संज्ञा दी गई थी। तो याद रखना, स्थल मंडल को पेंजिया कहा गया और जल मंडल को पैथालासा की संज्ञा दी गई। और यह फर्स्ट ग्रेड जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उनके लिए पूछा जा सकता है कि पृथ्वी कब तक जल या स्थल मंडल के रूप में थी। तो पूरा जीवी महाकल्प प्राथमिक युग के पर्मियन काल तक जो है यह दो भागों में थी। और इसके बाद जो कालखंड आया जिसे कहा गया मध्य जीवी महाकल्प, मीसोजोइक एरा, और मीसोजोइक एरा में पेंजिया का क्या हुआ, विखंडन हुआ। और किस तरह से विखंडन हुआ, इस तरह से पेंजिया जो है टुकड़ों में बटा, यानी कि यहां जो है उत्तरी पेंजिया कहलाया। यह क्या कहलाया, उत्तरी पेंजिया, पेंजिया का उत्तरी भाग। और यह विखंडन कब हुआ, ध्यान रखना, मध्यजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प यानी कि द्वितीयक युग, द्वितीयक युग के ट्रियासिक काल, द्वितीय युग के ट्रियासिक काल में जो है पेंजिया का विखंडन हुआ। पेंजिया दो भागों में बट गया, उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया। और जो उत्तरी पेंजिया था इसे कहा गया था अंगारालैंड या लॉरेंसिया, इसे अंगारालैंड या लॉरेंसिया की संज्ञा की थी। और जो दक्षिणी पेंजिया था इसे गोंडवाना लैंड की संज्ञा दी गई थी। और इसके बाद जो कालखंड आया मध्यजीवी महाकल्प द्वितीय युग का जो आया जिसे कहा गया जुरेशिक काल, और जुरेशिक काल में इस दक्षिणी पेंजिया गोंडवाना लैंड का क्या हुआ, विखंडन हुआ। और किस तरह से हुआ यह भी देखिए कि इसके बाद उत्तरी जो पेंजिया था यह दो भागों में बट गया, उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया। यह सब किसके भाग थे, यह भाग थे उत्तरी पेंजिया, अंगारालैंड। यानी कि जो उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया था उसका विखंडन हुआ, यानी वह कब टूटे, तो उसके टूटने की जो अवधि थी वह थी मध्यजीवी महाकल्प। और मध्यजीवी महाकल्प के जुरेशिक काल में उत्तरी पेंजिया और दक्षिणी पेंजिया जिसे गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ। जब इनका विखंडन हुआ तो गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना, तो गोंडवाना लैंड से
दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इस तरह से जो है यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका, यहां अंगारा लैंड का भाग है, और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह सब गोंडवाना लैंड का भाग। अब राजस्थान के वह भाग जो गोंडवाना लैंड से नहीं, प्रायद्वीपीय भारत से बने थे, वह सभी किसके भाग थे? गोंडवाना लैंड से। तो अब देखिए, बात करते हैं जब प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण, जब यह प्रायद्वीपीय भारत पूरा, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं, इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो है निर्माण किससे हुआ था? गोंडवाना लैंड से हुआ। और इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान की दो संरचनाएं आती है। एक तो आती है अरावली, क्या आती है? अरावली पर्वतमाला, और दूसरा है वह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यहां दो जो संरचनाएं हैं, यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। कौन कौन सी हैं? एक है अरावली पर्वतीय प्रदेश, और दूसरी है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं। यह दोनों ही गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इसके बाद यदि बात करें तो राजस्थान में दो और भौतिक प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश। यह जो दोनों ही भाग है, यह किसके भाग माने जाते हैं? उत्तर के विशाल मैदान के भाग माने जाते हैं। और इसीलिए यह प्रश्न काफी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गोंडवाना लैंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग एक तो है अरावली पर्वतमाला और दूसरा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा बी 1 और 4। यदि यही पूछा जाए कि कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो यदि नहीं पूछा जाता है तो ध्यान रखना, नहीं में कौन कौन से आएंगे? एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेश और एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि यह दोनों ही किसके भाग हैं? उत्तर के विशाल मैदान के भाग हैं। और इसीलिए यह प्रश्न उत्पत्ति के आधार पर कई बार पूछा गया है कि गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा है। और जो गोंडवाना लैंड का भाग होगा वह राजस्थान में प्राचीनतम संरचनाओं में माना जाता है, क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीनतम भूखंड था गोंडवाना लैंड, और गोंडवाना लैंड से बना प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और राजस्थान में पूछा जाता है तो अरावली पर्वतीय प्रदेश और हाड़ौती का पठार, यह दोनों प्राचीनतम हैं। और इन दोनों में भी पूछा जाए कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन है वह अरावली पर्वतीय प्रदेश है। और इसीलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। कथन 1, राजस्थान की भू आकृति का स्वरूप अत्यधिक प्राचीन है। कारण आर, राजस्थान की भू आकृति केवल अंतर्जात बलों का परिणाम है। ए, एक तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है आर गलत है। और डी, ए गलत है आर सही है। प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान की भू आकृति का स्वरूप, यानी कि राजस्थान की भू आकृति का तात्पर्य है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। यह जो चारों भौतिक प्रदेश है इनका निर्माण कौन सी क्रिया से हुआ है? क्या यह केवल अंतर्जात बलों से बने हुए हैं या अंतर्जात के साथ साथ बहिर्जात बलों से बने हुए हैं? तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यदि हम बात करें पृथ्वी के भू आकृति प्रदेशों की, तो पृथ्वी की भू आकृति जो प्रदेश है इनका निर्माण दो तरह के बलों से हुआ है। एक है अंतर्जात बल और दूसरा है बहिर्जात बल। इन दोनों क्रियाओं से जो है किसका निर्माण हुआ है? आकृतियों का। अब अंतर्जात बल कौन से थे? अंतर्जात बल यहां दो प्रकार के थे। एक थे आकस्मिक और एक थे दीर्घकालीन। आकस्मिक जो थे इसके अंतर्गत भूकंप और ज्वालामुखी, और दीर्घकालिक में वलन और भ्रंशन। अब यदि हम बात करें अंतर्जात बलों से, तो अंतर्जात बलों में आकस्मिक जो थे भूकंप और ज्वालामुखी, उसके कारण जो संरचना बनी है वह राजस्थान में बात करें तो वह थी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुआ है, यानी कि आकस्मिक अंतर्जात बल का यह परिणाम था। यदि हम बात करें अरावली की, तो अरावली एक वलित पर्वतमाला है और इसीलिए अरावली की उत्पत्ति जो है वह कौन सी क्रिया से मानी जाती है? वलन से मानी जाती है, यानी कि दीर्घकालीन या पटल विरूपणी बल कहते हैं, जो पर्वत निर्माणकारी बल थे उनसे यह हुई है। तो इसका मतलब है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली यह तो दोनों अंतर्जात बल का क्या परिणाम मानी जाती है। लेकिन बहिर्जात बलों की बात करें तो बहिर्जात बलों में मुख्य रूप से दो तरह के बल कार्य करते थे, एक अपसरण
और दूसरा अपर्दन। और अपक्षरण और अपर्दन से जो यदि हम बात करें संरचनाओं का निर्माण हुआ है, तो इससे जो है एक तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, या यहां कहें कि अपर्दन से दो संरचनाओं का निर्माण हुआ, एक तो अपर्दनात्मक और एक निक्षेपणात्मक। डिपोजिशन से जो संरचनाएं बनी और निक्षेपण से किस किस का निर्माण हुआ, तो एक तो हुआ है पूर्वी मैदानी प्रदेश और दूसरा है पश्चिमी मरुस्थल का। तो इस तरह से हम बात करें तो बहिर्जात जो बल थे, एक्सटर्नल जो फोर्स थे, उनसे भी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का यानी भू आकृति का निर्माण हुआ है। और इंटरनल फोर्सेज जिन्हें हम अंतर्जात बल कहते हैं, उनसे भी हुआ है। यानी कि दो संरचनाएं अंतर्जात बलों से हुई है और दो संरचनाओं का निर्माण बहिर्जात बलों से हुआ। और यह पूछने की संभावना भी है कि कौन सी संरचनाएं अंतर्जात बलों का परिणाम है और कौन सी संरचनाएं बहिर्जात एक्सटर्नल फोर्स का परिणाम है। तो यदि हम प्रश्न की ओर नजर डालें कि राजस्थान की भू आकृति का स्वरूप अत्यधिक प्राचीन है, यह सही है। क्यों सही है? क्योंकि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? वह अरावली है, जो कि यह राजस्थान की भू आकृति का प्राचीनतम स्वरूप बताता है। लेकिन राजस्थान की भू आकृति केवल अंतर्जात बलों का परिणाम है, यह गलत है। क्योंकि राजस्थान की भू आकृति में 4 भौतिक प्रदेश हैं, जिसमें से 2 अंतर्जात बलों से बने हुए हैं और 2 बहिर्जात बलों से हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ए सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है। इसका ध्यान रख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आजकल इसी तरह के जो है प्रश्नों का निर्माण किया जा रहा है ताकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट गलती करे। अगला प्रश्न, कालक्रम के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम है या सही युग्म है? ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। बी अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सी अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मैदानी प्रदेश। और डी पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी कि कालक्रम, कालक्रम का मतलब है निर्माण के आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या सही क्रम है। तो समझना, कालक्रम की बात करें तो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, पृथ्वी की उत्पत्ति यहां लगभग आज से 4.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। और 4.8 अरब वर्ष पूर्व से वर्तमान तक की समय सारणी को हम पृथ्वी की भू समय सारणी की संज्ञा देते हैं। और पृथ्वी की भू समय सारणी के अनुसार पूरी पृथ्वी को जो है 5 महाकल्प में बांटा गया। एक कहलाता है आद्य महाकल्प, दूसरा कहलाता है पुराजीवी महाकल्प, तीसरा कहलाता है मध्यजीवी महाकल्प, चौथा कहलाता है नवजीवी महाकल्प और पांचवा कहलाता है
नूतन महाकल्प। अब इनको भी जो है आगे और विभाजित किया गया है। यह कहलाता था पूर्व प्राथमिक युग, और पूर्व प्राथमिक युग या आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में किसकी उत्पत्ति हुई थी? यह हुई थी अरावली की। तो अरावली की जो उत्पत्ति है वह आद्य महाकल्प, जिसे हम एजोइक एरा या प्री पेलियोजोइक एरा के नाम से जानते हैं, उसके जिसे युग के रूप में प्राथमिक पूर्व प्राथमिक युग और उसके प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से हुई थी। और यह जो काल था यह था 4.8 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व। इस अवधि में जो है अरावली की उत्पत्ति हुई। इसीलिए राजस्थान की सबसे पहले निर्माण के आधार पर या कालक्रम के आधार पर कौन सी संरचना होगी? अरावली। इसके बाद दूसरा जो आया जिसे कहा गया पुराजीवी महाकल्प या प्राथमिक युग, जिसका कालखंड था 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और इस अवधि में राजस्थान में किसी प्रकार के भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति नहीं हुई। हां, यह ध्यान रखना, पुराजीवी महाकल्प के एक काल आया था जिसे कहा गया था पर्मियन काल। पर्मियन काल के अंतर्गत जो है बाप बोल्डर जोधपुर का जो है अवशेष मिले, यानी कि बाप बोल्डर जोधपुर में पर्मियन कालीन पुराजीवी महाकल्प के अवशेष मिले, जो कि हिमानीकृत, जो मोरेन का उदाहरण थे, हिमानीकृत जो है चट्टान का उदाहरण मानी जाती है। लेकिन किसी भी भौतिक प्रदेश का निर्माण इस जो है महाकल्प, पुराजीवी महाकल्प या पेलियोजोइक एरा में नहीं हुआ है। इसके बाद आया मध्यजीवी महाकल्प, और मध्यजीवी महाकल्प जिसे द्वितीयक युग, और द्वितीयक युग के क्रिटेशियस काल में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ। इसीलिए कालक्रम में दूसरी जो संरचना की बात करें वह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और इसका जो कालखंड माना जाता है वह है 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व के अंतर्गत क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया हुई, और ज्वालामुखी क्रिया से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद है नवजीवी महाकल्प, जिसे आप साइनोजोइक एरा के नाम से जाने जाते। साइनोजोइक एरा, इसे कहा गया तृतीयक युग, तरसरी काल। और तृतीयक युग में जो है राजस्थान में किसी प्रकार के भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन तृतीयक युग तरसरी काल की अवसादी चट्टानें, टर्सरी काल की अवसादी जो चट्टानें
यह पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में टर्सरी काल की अवसादी चट्टानें पाई जाती है और इन अवसादी चट्टानों में जीवाश्म खनिज, विशेष रूप से लिग्नाइट, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और चूने के भंडार आपको इसमें मिलते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें कहां पाई जाती है तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। या टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में कौन सा कोयला पाया जाता है तो लिग्नाइट कोयले के भंडार है। देखिए, हम भारत में बात करें एंथ्रासाइट कोयला भी निकलता है, बिटुमिनस भी निकलता है और लिग्नाइट भी निकलता है, लेकिन राजस्थान में बात करें तो लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं और सभी भंडार टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि सर एंथ्रासाइट कहां पाया जाता है, तो इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि कहां कहां कोयले के भंडार है, क्योंकि अभी कुछ समय से कोयला का लेके या कोयला संकट को लेके, ऊर्जा संकट को लेके यह विषय काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चित विषय है और प्रश्न आने की संभावना है। तो कोयले की भी हम बात करेंगे। भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में एक साथ ही हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आया नूतन महाकाल, जिसे हम नियोचोइक एरा कहते हैं, और चतुर्थक युग। चतुर्थक युग, इसमें प्लीस्टोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल के अंतर्गत पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अब काल क्रम में देखिए, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, अरावली की, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश और सबसे लास्ट में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि अभी भी आपने सुना होगा मरुस्थलीकरण हो रहा है, यानी कि मरुस्थल जो है, जो उपजाऊ क्षेत्र है वह अनउपजाऊ क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है। इसलिए राजस्थान की सबसे नवीन संरचना कौन सी है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो देखिए, प्रश्न के अनुसार बात करें तो काल क्रम के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही युग्म कौन सा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अरावली, यहां और यहां अरावली। इसके बाद दूसरा कौन सा है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तीसरा कौन आएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है पश्चिमी मैदानी प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका सही उत्तर है वह है सी। अब हम बात करते हैं कुछ चीजें कोयले को लेके जो पूछी जाती है उन पर भी हम लोग बात करते हैं कि कोयले को लेके क्या है। तो सबसे पहले जो कोयला है, यहां जो कोयला है चार प्रकार का होता है। एक तो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट यह रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी चट्टानों में मिलेगा, रूपांतरित चट्टानों में मिलेगा। और एंथ्रासाइट कोयले के जो भंडार है वह सिंधु नदी घाटी, कहां मिलेंगे, सिंधु नदी घाटी के अंतर्गत। कहां मिलते हैं, लद्दाख के अंतर्गत। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एक क्षेत्र है रिहांसी क्षेत्र। रिहांसी क्षेत्र लद्दाख जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, सिंधु नदी घाटी के अंतर्गत यह मिलता है। दूसरा जो है वह है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है यह कार्बेनीफेरस युग की गोंडवाना लैंड की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और यह जो है सबसे ज्यादा मिलता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार या दामोदर नदी घाटी। अब समझना, आपसे पूछा जाए एंथ्रासाइट कोयले के भंडार कहां हैं, तो एंथ्रासाइट कोयले के भंडार आपको रूपांतरित चट्टानें सिंधु नदी घाटी के अंतर्गत मिलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रिहांसी क्षेत्र है वहां पे। जबकि बिटुमिनस कोयले के भंडार कार्बेनीफेरस युग की गोंडवाना लैंड की अवसादी चट्टानों में मिलते हैं। और इसके सबसे ज्यादा भंडार कहां पर हैं,
छोटा नागपुर का पठार। और नदी कौन सी है? दामोदर नदी घाटी। और इसी कारण छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। तीसरा कोयले की बात करें तो तीसरा है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले के जो भंडार हैं वह तरसरी कालीन अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। और यह चट्टानें कहां मिलती हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। इसलिए राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। और चौथा और जो कोयला है वह है पीट, जो कि लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। इसलिए यहां से दो तरह के जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहां बनते हैं। एक तो कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयले निकाला जाता है, उत्पादन किसका होता है? बिटुमिनस का। और कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है? कार्बेनिफेरस युग की गोंडवाना लैंड की चट्टानों से निकाला जाता है। और यहां सबसे ज्यादा कहां निकाला जाता है? छोटा नागपुर का पठार। और इसकी जो सबसे बड़ी जो खान है वह है झरिया, झारखंड के अंतर्गत। और भारत में सबसे ज्यादा भंडार किस कोयले के हैं? तो ध्यान रखना लिग्नाइट कोयला, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी जो है खान है वह है पलाना, बीकानेर। लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं वह टर्सरी कालीन अवसादी चट्टानों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत है। और इसमें राजस्थान के 3 जिले आते हैं, बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। ये याद रख के जाना, राजस्थान में कोयला उत्पादक जिले हैं बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। और इसके साथ यह कालक्रम को लेकर कुछ प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। यानी एक और आपके भौतिक प्रदेश हैं और सामने कौन सी चट्टानें पाई जाती है, इस पर भी विशेष तरह जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सुमेलित है या नहीं है। तो हमें असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। ए, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, टर्सरी कालीन परतदार चट्टानें। देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका निर्माण किससे हुआ है? तैतीस सागर के अवशेष के रूप में इसका निर्माण हुआ है। और यहां पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो टर्सरी कालीन अवसादी या परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। तो यह सही है। और इसमें किसके भंडार मिलेंगे? लिग्नाइट कोयले के। लिग्नाइट कोयले के इसमें क्या मिलेंगे? आपको भंडार मिलेंगे। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें। यहां भी देखिए अरावली में धारवाड़ क्रम की ग्रेनाइट चट्टानें, ग्रेनाइट का मतलब है आंतरिक आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। और इसमें धात्विक खनिजों के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? धात्विक खनिजों के भंडार हैं। क्यों? क्योंकि अरावली की उत्पत्ति अभिसारी गति के कारण जो वलन की क्रिया हुई, वलन की क्रिया से होने के कारण जो आंतरिक भाग है वह बाहर की ओर आ गया। और उससे जो है ग्रेनाइट चट्टानें यहां पर पाई जाती है, जिसमें धात्विक खनिज तांबा, लोहा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, जितने भी धात्विक खनिज है, अधिकांश धात्विक खनिज अरावली से निकलते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, गोंडवाना क्रम की अवसादी चट्टानें। यह गलत है, क्योंकि जो है गोंडवाना क्रम की अवसादी चट्टानें कहां पाई जाती है? छोटा नागपुर के पठार में। और पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है, यहां पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है, यहां एक झलोड़ मृदा का मैदान है। कैसी मिट्टी है?
जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा जो है एक उपजाऊ मिट्टी होती है जहां सामान्यतः जो है चट्टानों का अभाव होता है, इसीलिए यह युग्म सुमेलित नहीं है। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस कालीन जो है बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है, यह सही है। और क्रिटेशियस कालीन बेसाल्ट चट्टानों में एक तो बलुआ पत्थर और एल्यूमिनियम के भंडार पाए जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें ए, बी और डी यह तो क्या है, सुमेलित है। लेकिन असुमेलित युग्म की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वह कौन सा होगा, सी, कि पूर्वी मैदानी प्रदेश जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, यहां पर किसी तरह की चट्टानों नहीं पाई जाती, न तो आग्नेय होगी और न ही अवसादी होगी। और गोंडवाना क्रम की अवसादी चट्टानें कहां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा छोटा नागपुर के पठार से, जहां से क्या निकलता है, बिट्टुमिनस कोयले के भंडार है। तो यह अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कंपटीशन में प्रश्न एक ही साथ पूरे टॉपिक को पूछा जा रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, ए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, बी पूर्वी मैदानी प्रदेश, सी अरावली पर्वतीय प्रदेश और डी दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब समझना, सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल कौन सा है। सबसे प्राचीन का मतलब है सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई। तो देखिए हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो पहला आया आद्य महाकल्प। समझना इसे, आद्य महाकल्प जिसे पूर्व प्राथमिक युग, इसमें दो काल आए थे। एक काल आया आर्कियन काल और दूसरा आया प्री कैम्ब्रियन। और प्री कैम्ब्रियन काल में जो गोंडवाना लैंड था, इस गोंडवाना लैंड में जो है अभिसारी गति हुई और अभिसारी गति के कारण संपीड़न बल, कंप्रेशन जो है फोर्स कार्य हुआ और संपीड़न बल के कारण वलन की क्रिया हुई और वलन की क्रिया से किसका निर्माण हुआ, वलित पर्वत का निर्माण हुआ। और इसी वलित पर्वत को क्या नाम दिया गया, अरावली नाम दिया गया। यह ध्यान रखना कि आद्य महाकल्प की पूर्व प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन काल में गोंडवाना लैंड में अभिसारी गति के कारण उत्पन्न संपीड़न बल से वलन की क्रिया से वलित पर्वत का निर्माण हुआ और उसे ही हमने क्या नाम दिया, अरावली। और इसीलिए राजस्थान की सबसे प्राचीनतम यानी भौगोलिक आंचल किसे माना जाता है, अरावली को माना जाता है। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अरावली किस भारतीय उच्चावच का भाग है, तो यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का है। क्यों, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश किसका भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। तो अब आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीन कौन सा है, यह तो पूछा है प्राचीनतम। यदि पूछा जाए नवीनतम कौन सा है, तो सबसे नवीन जो है भौगोलिक संरचना है वह है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये ध्यान रखना, यह राजस्थान की सबसे नवीन भौगोलिक संरचना मानी जाती है। देखिए इसको विश्व के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा है, तो विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड है गोंडवाना लैंड। यदि पूछा जाए विश्व का सबसे प्राचीनतम भूखंड महाद्वीपों में पूछा जाए तो कौन सा होगा, तो ध्यान रखना महाद्वीप में पूछा जाता है सबसे प्राचीन है अफ्रीका महाद्वीप, सब क्योंकि जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है। और यदि भारत में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो वह है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और यदि राजस्थान में पूछा जाए कि सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो इस तरह से कालक्रम के आधार पर भी हमें कौन सा प्राचीन है कौन सा नवीन है पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से ग्रेट पेलियो आर्कटिक
अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग कहलाता है? ए उत्तरी सहारा का मरुस्थल, बी थार का मरुस्थल, सी दस्त ए कबीर, डी चेलिस्तान। अब देखिए, सबसे पहले तो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल क्या था? तो अब ध्यान रखना कि जितने भी मरुस्थल है, कि हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बात की कि यहां एक था पैथालासा। पैथालासा, पैथालासा के दो भाग हो गए, एक हो गई जल राशि और दूसरा है अवशेष। जहां पर जल राशि गई वहां तो सब क्या बन गए? महासागर। और अवशेष से क्या बन गए? मरुस्थल। पैथालासा, जिसे कालांतर में 33 सागर भी कहा गया। तो जो पैथालासा, जो 33 सागर था, इसका जहां जहां पानी गया वहां तो सब क्या बन गए? महासागर। और जहां 33 सागर का अवशेष गया वहां सब क्या बन गए? मरुस्थल। तो इसीलिए ध्यान रखना, विश्व के अंतर्गत यदि विश्व के मानचित्र में बात करें तो यह जो विश्व का मानचित्र है, इसमें जितने भी महाद्वीप हैं उनके पूर्वी तट पर आपको कोई न कोई क्या मिलता है? महासागर। जैसे यह अटलांटिक, यह अटलांटिक, यहां पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर, और यहां पर है प्रशांत महासागर। कि पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ पानी सब पूरब में चला गया और पूरब में जाने के कारण जो है इन महासागरों का निर्माण हुआ और वह महाद्वीपों के पूर्वी तट पर हुआ। चाहे यह एशिया का महाद्वीप है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, इन सब के जो है पूर्वी तट जो है वह महासागरीय है। लेकिन जो 33 सागर का अवशेष, जो बालू रेती, वह इन महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जमा हो गई और उससे किसका निर्माण हुआ? मरुस्थल का निर्माण हुआ। यहां पर एक मरुस्थल है जिसे मोजाम्बे सोनोरन या का मरुस्थल कहते हैं। यहां पर जो मरुस्थल है जिसे हम आटाकामा मरुस्थल कहते हैं। यहां पर जो मरुस्थल है हम कालाहारी के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यह नामीबिया का मरुस्थल है। यह ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। यह सभी मरुस्थल है। कौन कौन से? यह है सोनोरन और मोजावे का मरुस्थल। कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में है। यहां है आटाकामा मरुस्थल, जो कि कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में है। यह है कालाहारी और नामीबिया का मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका के अंतर्गत है। और यह है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यह कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत है। इसी तरह से एक जो है मरुस्थल का फैलाव इस तरह से हुआ। इस मरुस्थल को संयुक्त रूप से कहा गया था ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल। और इस मरुस्थल के 3 भाग थे। कितने भाग थे? 3। जो पूर्वी भाग था, यहां पूर्वी भाग, इसे कहा गया थार का मरुस्थल। जो ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल, जो कि अफ्रीका से लेके एशिया में फैला हुआ था, इसके पूर्वी भाग को कहा गया थार का मरुस्थल। और जो पश्चिमी भाग था, पश्चिमी भाग, इसे नाम दिया गया सहारा का मरुस्थल। और जो मध्यवर्ती भाग था, इस मध्यवर्ती भाग को क्या नाम दिया गया?
कबीर। और इस तरह से जो है पूरी पृथ्वी पर जो है मरुस्थलों का जो निर्माण हुआ था वह 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ था, जिसमें एक था ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल, और इसका पूर्वी भाग क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल कहलाता है। तो देखिए प्रश्न में कि निम्नलिखित में से ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है बी, थार का मरुस्थल। उत्तरी सहारा का मरुस्थल यह इसका पश्चिमी भाग था, और दस्त-ए-कबीर यह इसका मध्य भाग था, और दस्त-ए-कबीर यह ईरान में मरुस्थल के नाम है। दस्त-ए-कबीर या लूट-ए-कबीर कहां पर है? और चेलिस्तान यह थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में, थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चेलिस्तान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आज के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चवच प्रदेशों का हिस्सा नहीं है? ए, उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार, बी, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहद मैदान, सी, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, और डी, तटीय मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अब समझना है कि जो भारत के उच्चावच यानी भारत के भौतिक प्रदेशों में से किससे थार के मरुस्थल या पूर्वी मैदानी प्रदेश, अरावली या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो समझना इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना ज्यादा है। यह जो क्षेत्र यह कहलाता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। एक कहलाता है ट्रांस हिमालय, दूसरा कहलाता है हिमालय, और तीसरा कहलाता है पूर्वांचल की पहाड़ियां। और इससे किसी भी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्माण नहीं हुआ है। इसीलिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के भाग नहीं है, यह ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा जो भाग था वह कहलाया उत्तर का विशाल मैदान, और उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक भारतीय मरुस्थल के रूप में, एक पंजाब का मैदान, एक गंगा का मैदान, और एक ब्रह्मपुत्र का मैदान। गंगा के मैदान से जो है किसकी उत्पत्ति हुई है? पूर्वी मैदानी प्रदेश की, और भारतीय मरुस्थल से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। तो देखिए पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यहां उत्तर के विशाल मैदान का भाग माने जाते हैं। इसके बाद तीसरा था वह था प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की बात करें तो यहां पे 2 संरचनाएं मिलती है। एक तो मिलती है मध्यवर्ती पहाड़ियां, और दूसरा है पठार। मध्यवर्ती पहाड़ियों से के रूप में अरावली की उत्पत्ति हुई है,
और पठार के रूप में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति। इसलिए अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यहां प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग है। और चौथा और जो अंतिम जो है वह है तटीय मैदानी प्रदेश, तटीय मैदानी प्रदेश एवं द्वीप समूह। इससे किसी भी राजस्थान के भौतिक प्रदेश की उत्पत्ति नहीं हुई है और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से भी नहीं हुई है। तो अब देखिए प्रश्न को समझना, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा नहीं है? किसका हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखना, एक तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का नहीं है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का नहीं है, और दूसरा किसका नहीं है? तटीय मैदान का नहीं है। इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी होगा। और यदि यही पूछा जाता है कि किस भारतीय उच्चावच के भाग हैं, तो उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के तो भाग हैं, लेकिन तटीय मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के भाग नहीं है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। और एक बार इस मानचित्र को या मैप को या जरूर देख लेना कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश से कौन कौन से उच्चावच का निर्माण हुआ है। अरावली का निर्माण किससे हुआ है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? और पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है? तो ये था आज का सेशन। और एक और सूचना आप लोगों के लिए कि राजस्थान इकोनॉमी जो कि हमारे 21-22 की जो है आर्थिक समीक्षा है, जो है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, इसकी स्पेशल क्लास आपको जो है 12 जून 2022 जो आने वाला अगला जो संडे होगा, उसमें विशेष रूप से जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए परीक्षा उपयोगी यानी एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों, महत्वपूर्ण योजनाओं, महत्वपूर्ण आंकड़ों और महत्वपूर्ण जो है शब्दों पर बात करेंगे, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण सूचकांक जो पूछे जाने की संभावना है, महत्वपूर्ण डाटा जो पूछे जाने की संभावना है, और कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, योजनाओं के क्षेत्र में, जितने भी आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र को लेके जितना इकोनॉमिक रिव्यू में दे रखा है, उन सब पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो इस जो है मौके को चूकना मत, क्योंकि वर्तमान में जितने भी जो है पेपर्स आ रहे हैं उसमें इकोनॉमिक सर्वे को काफी वेटेज दिया जा रहा है और इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर काफी अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो तैयार रहना नेक्स्ट संडे 12 जून 2022 को, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे की एक स्पेशल क्लास और विशेष रूप से वीडियो मेंस में तो जो है वरदान साबित होने वाली है। इसके लिए तैयार रहिए और साथ ही साथ अपनी तैयारी को निरंतर जो है प्रगति पर ले जाइए। निरंतर जो है नए नए क्वेश्चंस को करिए, नए नए तरीके से टॉपिक को तैयार करिए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो छोटे टॉपिक है सिलेबस में उनको पहले तैयार कीजिए और जो बड़े टॉपिक है उनको बाद में तैयार कीजिए। छोटे छोटे टॉपिक तैयार होने से सिलेबस कवर होता जाएगा और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास जो है बढ़ता जाएगा। और आत्मविश्वास ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। मेहनत के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी क्या होना चाहिए? उच्च स्तरीय, उच्च लेवल का होना चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।